इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज बताता हूं मैं एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हमने तीन चीजें इसमें पढ़ ली अभी तक। एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक तो ये पढ़ा। फिर हमने उसकी जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो बताया, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या पढ़ी, इसका सम कैसे फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल टर्म एंड सम, ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। तीन चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसका यूज कर कर हम कुछ क्वेश्चंस अपने माइंड से बिना लेबर के सॉल्व कर सकते हैं, अगर अपन ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं। P1 फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कोई एपी है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस ए माइनस वन डी, ये एपी है। लेकिन ऐसे समझ में नहीं आती सर क्या लिख दिया, सबने आपने एबीसीडी लिख दिया, ऐसा लग रहा है 1 2 3 भी लिख दिया साथ में, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एग्जांपल लिखता हूं 1 5 9 13 ऐसे लिखिए। इसमें 4 का डिफरेंस है, 1 + 4 9, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं 4 का डिफरेंस चल रहा है इसमें, तो ये एपी है। एपी का मतलब होता है ऐसे नंबर का कलेक्शन जो एक डेफिनेट ऑर्डर से अरेंज्ड हो। और वो डेफिनेट ऑर्डर कैसा होना चाहिए कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को, थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करने पे सेम आए। तो वो ऑर्डर हमारे यहाँ पे क्या है, डिफरेंस क्या है, इक्वल है। इसलिए हम इसको डी से बताते हैं, इसलिए डी लिखा जाता है। तो वो डी 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 सब में प्लस करते जाएं, इसमें 4 प्लस करें, इसमें 4 प्लस करें, इसमें 4 प्लस करें, तो वो टर्म आती जाएगी। अगली टर्म इसकी डी + 2डी + 3डी ऐसा है। मतलब पहली वाली टर्म में 4 प्लस करो, फिर 8 प्लस करो, फिर 12 प्लस करो, तो ये टर्म आती जाएगी। इसलिए ऐसा लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये पहला पॉइंट था स्टैंडर्ड। ये ए मतलब फर्स्ट है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये तो हमें आता है, पढ़ लिया हमने 2 दिन पहले, परसों की हमने ये चीज पढ़ी थी, शुरुआत करी थी एपी चैप्टर में। अब लुकिए, हम ये बोल रहे हैं कि अगर इस एपी के अंदर मैं क्या करूं, +2 ऐड कर दूंगा, +2। इसका क्या मतलब, अगर एपी की हर टर्म में कोई एक नंबर प्लस कर दिया जाए तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी एपी आएगी। देखो इसमें +2 करवा दे, कितना हो जाएगा, 3 7 11 15, वापस एपी है, 4 के डिफरेंस है। मतलब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे माइंड में आ गई कि अगर एपी में कोई टर्म्स दे रखी हैं तो सभी टर्म में कोई एक कॉमन टर्म प्लस करने से उससे एक नई एपी मिलेगी। So when we add a constant in the terms of the AP, the resulting sequence is again an AP. ये एक important property. Is it okay? समझ में आई बात? कोई डाउट? किसी को डाउट? कोई क्वेश्चन पूछना है प्लीज? फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अब मैं बोल रहा हूँ मैं सबके अंदर -2 कर देता हूँ, तो देखो क्या होगा। ये +2 करने से ऐसा हुआ, -2 करा इसमें, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। -1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7, यहाँ 11, ये भी एपी है, ये भी एपी है, ये ओरिजिनल एपी है। जो ओरिजिनल एपी दे रखी थी उस पे +2 किया, नई एपी बनी। इसका फर्स्ट टर्म चेंज हो गया लेकिन डिफरेंस वही था। ये नई एपी है, उसका डिफरेंस वही है लेकिन टर्म्स जो बनी है वो एपी भी है। फर्स्ट टर्म चेंज हो गई है, बस कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी एपी की फर्स्ट की टर्म्स में कोई नंबर प्लस कर दे या कोई नंबर माइनस कर दे, सभी टर्म के अंदर एक जैसा नंबर, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एक एपी बनकर आती है। प्लस माइनस दोनों भी। थर्ड प्रॉपर्टी, इनटू 2 कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 10 18 26, क्या ये एपी है? यस सर। देखो 2 है, फिर उसके बाद 8 का डिफरेंस है, फिर इसमें 8 का डिफरेंस है, फिर इसमें 8 का डिफरेंस है। 8 की तो डिफरेंस चल रहा है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, जब हम प्लस माइनस करते हैं ना, तो एपी की फर्स्ट टर्म तो चेंज होती है लेकिन कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता है। तो जब
देखो मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कॉमन डिफरेंस जितना मल्टीप्लाई किया उतने टाइम्स बढ़ जाता है। देखो पहले कॉमन डिफरेंस कितना था, कितने का डिफरेंस था, यहाँ डी कितना था 2, यहाँ पे भी डी कितना था 2, यहाँ पे भी डी कितना था 2, लेकिन यहाँ पे डी कितना हो गया 8। डी मतलब समझते हैं ना, डी का मतलब कौन, हाँ तो Sir, कॉमन difference. कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ दो दो का था, यहाँ पे भी दो दो का रहा, यहाँ पे भी दो दो का रहा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे 4 का मल्टीप्लाई किया तुम 2 का मल्टीप्लाई किया तो वो कितना आ गया अपने पास, किसका मल्टीप्लाई किया था हमने इसमें, सर वो D4 है वो पहले वाला। पहले वाला, हां सॉरी D4 था, D4। हाँ sir. हां सॉरी D4 था। तो अपन ने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 8, सब में D4 4 था, यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी 4 था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो देखिए क्या होता है, सब टर्म को 1/2, 5/2, 9/2, 13/2, क्या ये एपी है, ये देखो पहले तो एपी कैसे देखते हैं वो भी बता दिया है मैंने आपको। एपी देखने का तरीका होता है, एक का मतलब आंध्र प्रदेश नहीं है कि सर आंध्र प्रदेश में जाएं क्या एपी देखने, आंध्र प्रदेश नहीं है ये। एपी का मतलब क्या है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, एक जैसा आना चाहिए डिफरेंस। देखते हैं 5/2 माइनस 1/2, 4/2 मतलब 2, ठीक है, और 9/2 माइनस 5/2, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, 4/2 कितना आया 2, देयरफॉर d इक्वल टू 2 है। पहले d कितना था ना, इसका d कितना हो गया 2, मतलब ये कैसे आया था 4 into 2 और ये कैसे आया 4/2, ठीक है, मतलब 2 से डिवाइड किया तो कॉमन डिफरेंस उससे डिवाइड बाय 2 हो गया, उसका जो भी कॉमन डिफरेंस था उतना कम हो जाएगा और मल्टीप्लाई में उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। प्लस और माइनस करने पे कॉमन डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो स्टूडेंट एनसीईआरटी एनसीईआरटी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के जाता है ना उसको फिर दिक्कत आती है। यही बात है जिसने ध्यान से सुनी ना फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने का, वहां पे इतना कर करके देखना नहीं पड़ेगा क्या करें यार, ऐसा करते हैं कि एपी बनाते हैं चलो फिर प्लस करके देखें, हाँ वो आ रहा है, इतना टाइम लग जाएगा। पड़ोसी जब तक दो क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाता है, जिसको ये बातें ध्यान से सुनना है आपको। मैं आपको थ्योरेटिकल तो बता ही नहीं रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, थ्योरेटिकल तो थोड़ा टफ पड़ जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्या ये एपी है, यस सर। Yes. सब जगह 3 का डिफरेंस है एपी है। अब देखना इसकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी समझा रहा हूं। बिगिनिंग से कोई सी भी टर्म लो, बिगिनिंग से मतलब टीएन, और एंड से भी वही वाली टर्म लो जो बिगिनिंग से लिए, शुरुआत से और एंड से। बिगिनिंग से मतलब जैसे मान लो इधर से आपने फोर्थ नंबर की टर्म ली ये T4, तो उधर से भी T4 लो एंड से, कौन सी है 23, ठीक है। बिगिनिंग से फोर्थ टर्म, एंड से भी फोर्थ टर्म, दोनों को प्लस करो। T4 कितना है 11, एंड से फोर्थ टर्म कितनी 23, दोनों को प्लस करो, कितना मिलेगा So 34. 34। 34. 34. This will be always equal to the first term and the last term. देखो equal to 2 plus 32, मतलब a plus l, फर्स्ट टर्म ये a होती है, लास्ट टर्म l होती है। आप कोई सी भी टर्म देख सकते हैं। देखो आप इसकी जगह फिफ्थ नंबर की टर्म लो, क्या है ये फिफ्थ नंबर की टर्म, फिफ्थ नंबर की टर्म 14, उधर से फिफ्थ नंबर की टर्म क्या आएगी 20. 20, दोनों को प्लस करो 34। 34. वो किसके इक्वल आएगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। अगर कोई सीक्वेंस एपी है, हमको अगर एक एपी दे रखी है सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ नंबर से, जो एपी है सीक्वेंस है जिसके अंदर डिफरेंस इक्वल है वो एक एपी है, तो उस एपी में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम जो होता है वो बिगिनिंग से जो भी टर्म ले रहे हैं और एंड से जो भी टर्म ले रहे हैं सेम टर्म, जैसे बिगिनिंग से 7 है तो एंड से भी 7 टर्म के सम के इक्वल आता है।
the sum of the terms from the beginning and end is always equal to the sum of the first term and the last term. इसको वर्ड्स में ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने एग्जांपल से समझाया। वर्ड्स में फिर बोलता हूं मैं, the sum of the terms from the beginning and from the end. The sum of the terms from the beginning and from the end, same term, is equal to the sum of the first term and last term. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है, देखो ये किया मैंने, ये थ्योरेटिकल लिखा है और ये एग्जांपल से समझा दिया मैंने। देखो दिस इज इक्वल टू a प्लस n, क्योंकि a कितना है 11 और n कितना है 32। कोई डाउट? सर A2 है वहाँ पे। हाँ a2, सॉरी a2 है और l 32। सर जैसे प्रॉपर्टी 5 में जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें अपने को एल दे रखा है और ए स्टार्टिंग ए पी दे रखा है और अपने को एंड से फोर्थ टर्म निकालनी है, हाँ तो उसके लिए भी इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं ना? जैसे कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ओके। प्रॉपर्टी नंबर 6, nth टर्म ऑफ एपी। मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ कि ये चीजें आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? जितने भी सैंपल पेपर्स देखेंगे आप, जितनी भी रिफ्रेशर्स देखेंगे, जितने भी पुराने पेपर्स देखेंगे, एग्जाम के जो टाइम पे जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, सैंपल पेपर्स, इसमें सब में आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव, और आजकल 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, आपको पता है। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में इस तरह की चीजें बहुत आती है एपी के अंदर। फिर स्टूडेंट इसका ध्यान रहता है, इस पर बात को ध्यान से सुन रहा है, उसको जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। अदरवाइज एक स्टूडेंट वहां एग्जाम में ट्राई करेगा, भले बहुत अच्छा पढ़ने में बच्चा है, लेकिन वो भी क्या करेगा, उसको ये पता नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, वो एग्जांपल लेने के सोचेगा, टाइम लगाएगा। और जिसको जो इंटेलिजेंट नहीं है उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो वहां पर एग्जांपल भी नहीं ले पाएगा। पर एटलीस्ट अगर उसने ध्यान से सुन लिया है तो उसको याद आ जाएगी बात। nth टर्म ऑफ द एपी, कोई फार्मूला बताएगा nth टर्म ऑफ एपी का? Tn equal to a plus n minus 1 into t, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप ऑब्जर्व करो, a कांस्टेंट है फिक्स, t भी फिक्स और 1 भी फिक्स, सब नंबर फिक्स है। एक चीज इसमें ऐसी दिख रही है n जो फिक्स नहीं, क्योंकि ये तो चेंज होगी, 7 टर्म, 10 टर्म, 20 टर्म, 100 टर्म, 120 टर्म्स, कुछ भी हो सकता है। सो n इज वेरिएबल, n चेंज हो रहा है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वैल्यू अटेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल। एनी डाउट? अब क्या बताना चाह रहा हूं मैं, सुनना। nth टर्म ऑफ द एपी tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 t, इसमें चीज को ऑब्जर्व करना, ये फिक्स, ये भी फिक्स, 1 भी फिक्स, n चेंजिंग, इसलिए इसे हम ऐसा बोलते हैं कि जो लीनियर एक्सप्रेशंस, मतलब ये जो टर्म है ना, ये जो nth टर्म का फॉर्मूला है ना, ये n की पावर 1 रखता है, और n की पावर 1 रख रहा है, और n वेरिएबल है। जैसे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ चुके हैं ना चैप्टर, इसमें x और y की एक्सपोनेंट 1 होती है, यहाँ n की एक्सपोनेंट 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं इसको। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जगह इसका नाम वन वेरिएबल की इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इधर भी अपने पास tn पता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। इसे हम ऐसे लिखते हैं a प्लस bn, it is known as linear expressions। अब आपको लगेगा सर ये क्या लिख दिया, आपने अच्छा खासा समझ में आ रहा था, बीच में ये क्या लिख दिया? अरे ये और कुछ नहीं है, a स्मॉल a था ना ये, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके तो माइनस d आएगा ना, a माइनस d एक नंबर आएगा, उसको कैपिटल ले लेंगे, तो फिर ये b क्या है, ये d को यहाँ n के साथ में जो टर्म है वो d है, उसको मैंने यहाँ d लिख दिया। मैं चाहूं तो dn भी लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। पर होता क्या है, मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स बने हुए ऐसे जो आपको परेशान कर देते हैं अच्छी तरह से लिखने के लिए, कि a के साथ में b लिखो लीनियर एक्सप्रेशंस के लिए, a प्लस b, a प्लस b बाय ऐसे लिखना होता है, इसलिए आप ये भी लिख सकते हैं a प्लस b। एग्जांपल, ये देखो
एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और एक वेरिएबल। तो ये जो n के साथ में जो टर्म होती है ना 3, ये 3 हमारा कॉमन डिफरेंस का काम करेगा। देखो मैं इसके एपी बना के बताता हूँ, ये एक एपी है। कैसे एपी है सर? एपी में तो टर्म दिखना चाहिए, टर्म तो दिख नहीं, टर्म्स बनाता हूँ मैं। देखो 1 पुट करो, t1 कितना आएगा 5, 2 पुट करो कितना आएगा, कितना आएगा 2 पुट करेंगे तो 8, Correct. 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 12. देखो टर्म्स क्या जाएगी हमारे पास 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11, 14, डाउट 5, 8, 11, 14, क्या ये एक ही है? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. बताओ डिफरेंस कितना है इसमें? 3. 3. 3. कॉमन डिफरेंस 3। अब सुनिए ध्यान से, एग्जाम में कैसे आया ये क्वेश्चन, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कैसे आया मैं वो बताता हूँ आपको। जिसने मेरी बात ध्यान से सुनी है ना वो 1 मिनट में आंसर देगा, और जिसने बात ध्यान से नहीं सुनी उसको टाइम लगेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आया था, एक एपी है, एक एपी है, a sequence is an AP, a sequence is an AP whose nth term is given by 2 plus 5n, 4 plus 5n, what is its common difference? और 4 ऑप्शन दे रखे थे 2, 5, 3, 0। क्या आंसर है? 5, 5. 5. 5, 5, 5. कैसे दिमाग लगाया? सर क्योंकि डी की जगह पे वहां पे हाँ, 5 है। ये देखो, बस यही चीज जिसने पकड़ ली ना, नहीं तो दूसरे स्टूडेंट क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने ये बात जानी वो क्या करेंगे, पहले 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे, फिर टर्म्स बनाएंगे, फिर देखेंगे हाँ डिफरेंस नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं करना है, इतना तो टाइम है तो सभी कर सकते हैं, वो तो कोई भी करेगा। यही तो इतनी इंटेलिजेंसी की बात होती है, तो दिमाग की बात होती है कि अपन दिमाग से इसको, अगर एक nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन है तो जो n के साथ में टर्म होती है, मतलब n का जो कोएफिशिएंट होता है ना वो कॉमन डिफरेंस होता है। दैट्स इट। तो ये आपने ध्यान से सुन लिया, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर 1 सेकंड नहीं लगा, फटाफट आंसर दे। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक जो आप ध्यान से सुन रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज में बता रहा हूं। कोई डाउट है? कोई डाउट है आपको कुछ क्वेश्चन पूछने? तो इस एक एपी का nth टर्म क्या होता है, एक वर्ड बना है लीनियर एक्सप्रेशंस। इफ pn इक्वल टू 2 प्लस pn स्क्वायर, तो ये नॉट एपी है, एपी नहीं बनेगी। आप चाहो तो ट्राई कर लो, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 5, 5. 5. पुट करेंगे तो कितना आएगा 14. 14. 14। ठीक है, 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 29. 54. 29. 29. 4। 29. हां 29 सॉरी। 29. 29। तो पहली टर्म 5, फिर 14, फिर 29, क्या ये एपी है? नो सर। हाँ, तो ये इसलिए लिखेंगे नॉट एपी बिकॉज़ इट इज नॉट लीनियर एक्सप्रेशन इन n, therefore it will not keep NAP। ऐसे करने की जरूरत ही नहीं टर्म्स को रखने की। कोई डाउट है ना? इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज समझ लेंगे तो आएगी समझ में बात। 4 प्रॉपर्टी तो वही होगी सर 6 हो गई थी। हां, 4 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, Pn equal to, sorry, Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d। अगर मैं आपसे बोलूं इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो देखिए ऐसा आ जाएगा na plus n square minus a into d। ऐसी टर्म आएगी na minus 8d plus n square into d, और n square into d plus a minus d into n, और इसको हम इसमें लिख लेते हैं an square plus bn, ऐसा लिख लेते हैं। सर ये समझ में आ गया? सर ये भी समझ में आ गया, मल्टीप्लाई करा आपने, है ना? इसमें बाय 2 भी आएगा, बाय 2,
इसके अपॉन में भी 2 आएगा, इसके अपॉन में भी 2 आएगा, डिवाइड में 2 आएगा ना, इसका इसका तो 2 कट जाएगा, लेकिन इधर तो डिनोमिनेटर में 2 रहेगा। ये जो टर्म्स है इसमें हमने क्या करा, एन ए और इसमें एन स्क्वायर डी बाई 2 को इधर लिख दिया, ये वाली टर्म तो मैंने यहाँ लिखी है, इन दोनों में एन कॉमन ले लिया, तो a माइनस डी बाई 2 लिखा है। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, वो सुनना ध्यान से, कि जो सम का फॉर्मूला होता है ऐसे, सम का फॉर्मूला होता है ना एपी का, उसमें a स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में होता है, मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है विदाउट कांस्टेंट। जो सम का फॉर्मूला है एपी का वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, और टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन होता है। हाँ वेरी गुड, ये आंसर चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन। और क्वाड्रेटिक किसका होता है, सम का फॉर्मूला। उसमें n स्क्वायर आ रहा है ना, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो देखो n स्क्वायर आएगा, वो विदाउट कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इसमें प्लस ही नहीं है। मतलब अगर Sn इक्वल टू ये दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो आप बोल सकते हो ये 80 देगा, पक्का 80 मिलेगा। बट अगर Sn इक्वल टू 3n प्लस 5n, नॉट n, if Tn equal to 3n plus 5, 18, but Tn equal to 3n square plus 5, not 18। क्या लिख रहे हो सर, AP नॉट AP, AP नॉट AP, चारों चीजों को ध्यान से देखो तो सही, आपको समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर nth टर्म है तो लीनियर एक्सप्रेशन है तो AP, लेकिन nth टर्म में स्क्वायर आ रहा है तो AP नहीं। ऐसे स्क्वायर के साथ में अगर एक्सप्रेशन है सम का तो AP है, लेकिन अगर स्क्वायर के साथ नहीं है एक सम तो AP नहीं। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से समझेंगे कायली भाषा। ये दो इंपॉर्टेंट बहुत प्रॉपर्टी जो 6 और 7 बताइए मैंने आपको। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? फिर 7th वाली फिर से समझ में रिपीट आई। कर दो। कौन तुमको क्या बोला आपने, 7? यस सर 7th वाली। हाँ ये वापस समझो यहाँ से, सुने इधर से ध्यान से देखो वापस। ये ऐसे मतलब सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, कल ही प्रूव किया था, इसका प्रूफ भी किया था। इसको किसने बनाया था, कर्ल्स गॉस ने। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बनाया था। क्या बनाया था, 5th क्लास में। हाँ 5th क्लास में था वो। क्लास के अंदर परेशान कर रहा था टीचर को, और ये फॉर्मूला बना के दिया था उसने, जब टीचर ने कुछ वर्क दिया था उसको करने के लिए। इतना इंटेलिजेंट बच्चा था, उसने 5th क्लास में बना दिया था, और अभी हमको 10th क्लास में समझ में भी नहीं आ रहा है। तो देखो इधर आप Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1, तो यही फॉर्मूला दे रखा है। ये वो फॉर्मूला है जो AP का है, कल पिछकल बढ़ा दिया था मैंने। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखो तो ये 2 से 2 कट जाएगा इसके साथ में, पर इसके साथ में नहीं कटेगा, ये 2 डिनोमिनेटर में इसमें तो रहेगा ना, n by 2 इसके साथ, तो 2 से 2 कट गया, n आ गया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें n minus 1 d into n, तो n का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो n स्क्वायर आएगा, और n का मल्टीप्लाई 1 होगा तो n भी आएगा, तो n स्क्वायर माइनस n, और ये d और ये वाला 2 ये लिखा हुआ है। इसके बाद हमने क्या किया है, ये डाउट किसने पूछा था, हाँ कुंकू, देन na, ये na इज लिखा हुआ है माइनस n p अपॉन 2, इसको अलग लिख दिया है, और n स्क्वायर d बाय 2 इसको अलग लिख दिया है। मतलब इसका ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने के बाद दो टर्म होगी ना, उनको अलग अलग करना है। अब इसमें हमने क्या किया है, na और माइनस n p दोनों में n कॉमन ले लिया, तो a माइनस b बाय 2 बचेगा, देखो n के साथ, और ये वाली टर्म मैंने इधर लिख दी है। मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पर, ये सब करने के बाद, कि ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि इसमें स्क्वायर आएगा ही आएगा, देखो n स्क्वायर आ जाएगा।
और एक टर्म एन की आएगी, मतलब एक एन स्क्वायर की टर्म आती है, इसमें एक एन की टर्म आती है, कांस्टेंट नहीं आता तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगा, उसमें प्लस सीधे आता है ना, तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वर्ड इसलिए यूज किया हमने, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्योंकि डिग्री 2 का एक एक्सप्रेशन है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर सम इस टाइप का दिखेगा तो एपी बनेगी। देखो आप बोलोगे सर कैसे बनेगी एपी, से बना के बताओ, बना के बताता हूं एपी। देखो ये एपी बना के देती है, बना के बताओ एपी। तैयार? समझना है आपको एपी कैसे बनेगी? सर बनाओ, चलो। यस सर। 1 पुट किया तो 8 आएगा, डायरेक्ट इसको समझ में आ रहा है? 1 पुट करने पे 8। वैसे स्टूडेंट Yes, sir. ओके, 2 पुट करने पे कितना आएगा? चलो बताओ, तुमको आप बताओ 2 पुट करने पे कितना आएगा? मैं बताऊं? हाँ सर 22 आएगा। Yes, sir. ओके, 3 पुट करने पे प्रियांशी जय तुम बताओ। 42. 4 पुट करने पर जय जय 4 पुट करने पे सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। 68। इससे और क्या मान जाएगी? बस 4 से पता लगाने के एक ही है। क्या ये एक ही है? नहीं है सर, आप तो बोल रहे थे एपी आएगी सर, ये तो एपी है ही नहीं, है ना? लग रहा है ऐसा? Yes, sir. तो फिर क्या, मैं तो गलत हो गया ना? बोलो सर, आप तो गलत बोल रहे थे, देखो एपी तो आई नहीं। कुछ दिमाग में आ रही बात? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताओ प्लीज, इंटेलिजेंट बच्चे सर वो बैठे हैं। सम है, सर वो सम है। हाँ, ये तो सम है, हमें तो टर्म चाहिए। वेरी गुड प्रियांशी, हमें टर्म चाहिए, ये तो सम है, इसकी जान करके मैं रुका, नहीं तो मैं भी समझा देता तो हाँ हाँ सर सब समझ में आ रहा, हमें तो सब समझ में आ जाता। इसलिए तो मैं आपको दिमाग लगाने वाली बात ही होती है, ये सम है। एपी किससे बनती है? टर्म से। अब टर्म्स कैसे बनेगी? देखो, पहली टर्म और पहला टर्म, पहला टर्म और सम एक ही बात होता है ना। सम, एक टर्म का सम क्या होता है? एक ही टर्म, मतलब पहली टर्म। S2 का मतलब क्या हुआ? इसमें दो टर्म मिली हुई, पहली टर्म भी है और दूसरी टर्म भी है ना? दो टर्म है इसमें, तो अब क्या करें दूसरी टर्म को निकालने के लिए? दो टर्म के सम में से पहली टर्म को हटा दो, कितना बचेगा बताओ? 40। 60. 15। Sorry, 40. ठीक है, अब थर्ड टर्म को निकालने के लिए क्या करेंगे? 42 है, तीन टर्म का सम है, पहली भी मिली हुई है दूसरी भी मिली है, तो पहली और दूसरी दोनों को निकालो, मतलब 20 निकाल दो इसमें से, कितना बचेगा? बाई सर 12। T2 40। सर T2 14 है। Yes, sir. T2 14. 14 14। हाँ, अब 22 और 8 30, 42 में से 22 माइनस कर दें, इसमें सर प्लस टर्म 12 आएगा। दोनों टर्म, कितना आएगा? सर 12। सर 12 आएगा। अरे यार ये 42 है ना, इसमें से 22 हटा दो, इसमें पहली और दूसरी तो मिली भी है ना? 20. 20। सर 20 आएगा। हाँ, इसमें तो पहली और दूसरी पहले से मिली तो है, उसको हटा दो। अब 68 में से 42 हटा दो, 26. 26. 26। अब देखो 26 8 14 20 26 ये क्या है? AP। AP. हाँ, क्योंकि उन्हें बोला है कहता है कि स्क्वायर में आता है कि एपी बना के देती है। कितनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, कितने इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो हमें पता ही नहीं है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो सब छूट जाएगा हमसे। और एनसीईआरटी की बुक के अंदर इसके क्वेश्चन दे देते हैं, वो कैसे दे देते हैं डायरेक्ट, बोले बच्चा तो खुद सोच लेगा, इतना नहीं सोचता बच्चा, यहाँ तो सोचवा रहा हो तो भी नहीं सोच रहे हो,